मिल्क में दो पार्ट्स है ना, एक तो प्रैक्टिकल पार्ट और एक मिल्क की थ्योरी है। तो पहले हम मिल्क की थ्योरी करते हैं, जिसमें मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस भी बताती हूँ ऑस्पी में जो आएंगे, तो वो आप लोग अपने पास नोट कर लें। ये फिर पेट क्वेश्चंस है आप लोग के ऑस्पी में पड़े होते हैं, ठीक है। पहले हम ये मेन प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मिल्क की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मिल्क इज द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मेमोरी ग्लैंड, प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम क्या होता है, किसी को आइडिया है? मैटरनल मिल्क। हाँ, क्या क्या होता है? माँ का दूध। एंटीबॉडीज कंटेनिंग मिल्क। हाँ, ये जो है, जैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट 3 डेज ऑफ मदर मिल्क में, मिल्क प्रोडक्शन से पहले एक फ्री सा मतलब वाइट तो नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड आता है, और इसमें एंटीबॉडीज होती हैं आपकी, जो है जो भी बेबी को जो है ट्रांसमिट होती है। तो ये जो नॉर्मली हम जो काऊ मिल्क है, ये डिफरेंट मिल्क है, इसमें कोलोस्ट्रम नहीं होता। तो ये सिर्फ जो है आपको ब्रेस्ट फीड से ही मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोलोस्ट्रम क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो फिर यही आप लोग लिखेंगे कि ये एंटीबॉडीज है जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। It is an emulsion of lipid in a solution of proteins, a sugar and inorganic salts. Its other constituents include some organic acid and their salt, vitamins, enzymes and antibodies. ठीक है, तो मिल्क जनरली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज कोलोस्ट्रम में होती हैं, उसकी फॉर्म में आती है, काऊ मिल्क और दूसरे मिल्क में नहीं होती। अच्छा, अब मिल्क में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो जो मेन प्रोटीन जो मिल्क के हैं वो कैसीन है, लैक्टोल्ब्यूमिन है और लैक्टोग्लोबुलिन है, ठीक है। अब इसमें कैसीन की आप लोगों से अक्सर एग्जाम में इंपॉर्टेंस पूछते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखिए कि कैसीन इज अ फोस्फोप्रोटीन, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पूछेंगे, कैसीन का रोल पूछते हैं। तो रोल ये है कि इट हेल्प्स इन टिश्यू ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। मिल्क में इसका रोल नहीं पूछते आप लोगों से, ह्यूमन बॉडी में इसका रोल पूछते हैं, और सब पेपर में जो है मिल्क का रोल लिख रहे होते हैं कि इट इज अ फोस्फोप्रोटीन और मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इन मिल्क। इस तरह नहीं लिखना, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ कैसीन, तो यही लिखना है कि इट हेल्प्स इन टिश्यू ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। ये क्लियर है ये बात सबको? इम्पोर्टेंस में ये लिखना कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ, क्योंकि मैंने एग्जाम में आप लोगों के बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है पिछले बैच में इसी पे कट गए थे, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आप लोग के फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद मिल्क में फैट्स कौन कौन से होते हैं, तो मिल्क फैट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड्स एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Chief neutral fats present in milk are olein, palmitin, and stearin. The chief fatty acids being caproic acid and butyric acid. In addition to this, small amount of cholesterol and phospholipids are also present. Fats क्योंकि यूजुअली सारे सैचुरेटेड हैं, तो इसका इतना खास नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ भी ले तो आपने ये ओलियन, पाल्मिटिन, स्टेरीन और ये ब्यूटारिक और कैप्रोइक एसिड, ये 5 नाम एटलीस्ट आप लोग को आते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर पूछ लेना आप लोगों से तो ये 5 नाम आप लोग को आते हो। फिर कार्बोहाइड्रेट, तो सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो मेन है मिल्क में, वो क्या है, वो लैक्टोज है। अब लैक्टोज की क्या इंपॉर्टेंस है, लैक्टोज एज सच खुद तो कुछ नहीं करता ना, इसके जो कंपोनेंट्स है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, उसकी बॉडी में इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। फिर मैंने एग्जाम में लोगों ने लिखा होता है कि लैक्टोज जो है वो चीफ कंपोनेंट है, बेबी को जो है वो ग्रोथ प्रोवाइड करता है, बेबी को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस बीच में डाली हुई थी, ये चीजें नहीं लिखनी, ठीक है। इंपॉर्टेंस पूछे तो इंपॉर्टेंस में लिखना है कि इसके बाय कंपोनेंट जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज की इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो अब गैलेक्टोज की क्या इंपॉर्टेंस है कि इट प्रोवाइड्स, ये जो है सिंथेसिस करता है सेरिब्रोसाइड, ठीक है, और जो फिर हमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के लिए चाहिए, और ग्लूकोज हमें क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि लैक्टोज इज द lactose gives us glucose and galactose. So glucose helps in the synthesis of cerebroside, important for development of brain, and glucose helps in energy. इस तरह लिख सकते हो, ठीक है।
5 कंपोनेंट्स लिखे, इसके 0.5 मार्क्स होंगे। और फिर उसके बाद जब आप एक एक के लिखते हो तो 1 मार्क्स, 2.5 इससे आप लोग के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक लैक्टोज से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बॉडी में जो है अक्सर जो कुछ बेबीज होते हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो है कुछ बच्चों में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम चाहिए होते हैं वो नहीं होता। तो फिर जब आप ज़्यादा अमाउंट में लैक्टोज देते तो डाइजेस्ट नहीं होता और वो उसी तरह रहते हैं, तो वो फिर आपको डायरिया और एब्डोमिनल पेन और ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं। तो फिर हम उन ऐसे बच्चों को लैक्टोज फ्री फार्मूलाज पे डाल देते हैं। ठीक है। फोर्टिफाइड जो मिल्क होते हैं ना उनमें जो है लैक्टोज फ्री फार्मूलाज भी आते हैं। तो लैक्टोज इनटॉलरेंस ये याद रखिए कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम की वजह से होता है। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन से हैं मिल्क में? ये पोटेशियम एंड सोडियम इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड क्लोराइड। ठीक है। ये सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम के फॉस्फेट और क्लोराइड के साथ सॉल्ट होते हैं। अदर एलिमेंट्स इंक्लूड मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक। अच्छा, आयरन तो मिल्क में ऑब्वियसली प्रेजेंट है, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है वो एडिक्वेट नहीं होती। ठीक है। तो जो मिल्क का आयरन है वो बच्चे के लिए एडिक्वेट नहीं होता, इसलिए हमेशा हम बच्चों को 6 मंथ के बाद हमेशा वीनिंग शुरू कराते हैं। 6 मंथ के बाद क्यों कराते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें बॉडी में खुद आयरन जो स्टोर होता है ना वो यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है। तो जो आफ्टर 6 मंथ्स वो जो स्टोर्स होते हैं बॉडी के आयरन के वो खत्म हो जाते हैं, और इसलिए जो है हम लोग को फिर वीनिंग स्टार्ट करवानी पड़ती है, जिसमें हमें बेबीज को जो है हमेशा आयरन रिच फूड्स पे डालना पड़ता है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो है फर्स्ट 6 मंथ तक बेबी जो है जिसको आयरन मिलता है वो दूध की वजह से नहीं मिलता, वो उसकी अपनी बॉडी में आयरन स्टोर होता है जो वो यूज कर रहा होता है। ठीक है। फर्स्ट 6 मैम मंथ जी मैम ये आयरन स्टोर्स मदर की बॉडी में होंगे या बेबी की बॉडी में? बेबी की बॉडी में खुद भी आयरन स्टोर्स होते हैं ना, जब वो मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह बाकी चीजें जा रही होती है तो आयरन भी मदर ब्लड से बेबी को जा रहा होता है। ठीक है। तो वो बॉडी में ओके मैम। आयरन तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। अब वो कितने टाइम तक यूज हो सकता है? बेबी बॉडी में वो 6 मंथ्स तक यूज हो सकता है। ठीक है। यस मैम। मैम 6 मंथ्स के बाद फिर कहाँ से मिलता है? बच्चे 6 मंथ्स के बाद हम बच्चों को जो है वीनिंग शुरू करवाते हैं ना, वीनिंग में हम उनको जो है ये वेजिटेबल्स हो गया, सिरिलैक और ये चीजें, ठीक है ना, इसमें आयरन होता है। आपने देखा होगा कि सिरिलैक और जो इस तरह की जितनी भी चीजें सेमी सॉलिड फूड हो फिर हम ऑलमोस्ट सॉलिड्स को दे जाते हैं बच्चों को, ये आयरन रिच होते हैं। ठीक है। वैसे तो आयरन की सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये और ये चीजें हैं, लेकिन बेबीज के लिए जो है सिरिलैक और इस तरह की चीजें आती है सेमी सॉलिड करके, वरना डेट्स हो गए, लोबिया हो गया, बीफ हो गया, ये सब आयरन की सोर्सेज हैं। ठीक है। अच्छा, अब विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं मिल्क में? फैट सॉल्युबल भी हैं और वाटर सॉल्युबल भी हैं। 5 विटामिन मिल्क में प्रेजेंट है। विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड एंड थायमिन। ठीक है। ये 5 प्रेजेंट है और विटामिन सी और डी एब्सेंट है। ये स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन होता है विच विटामिन्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क, विच विटामिन्स आर डेफिशिएंट इन द मिल्क। अब 5 मार्क्स होते हैं ना, प्रेजेंट में आपने 5 के 5 नाम लिखने, क्योंकि ये 2.5 मार्क्स होगा या तो हर किसी के 0.5 मार्क्स होंगे, या अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1 करके होंगे। तो बच्चे 2 नाम लिख लेते, 3 नाम लिख देते हैं, वहां पर भी आप लोग के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर 5 जो है प्रेजेंट है तो 5 के 5 नाम लिखिए ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिले। ठीक है ना। आप लोग को ये आ रहा होता है लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हो, अपने मार्क्स खुद कटवा लेते हैं। अच्छा, एंजाइम्स, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन मिल्क आर कैटालेज, peroxidase, amylase, lipase, phosphatase and protease. ठीक है। The presence of any enzyme in active form is evidence enough that the milk is not pasteurized. तो नॉर्मली तो मिल्क में जो है ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बाकी मिल्क हम घरों में यूज करते हैं उसमें ये एंजाइम्स नहीं होते, क्योंकि वो जो है हमारा मिल्क सारा रिफाइन हुआ होता है, पैस्चराइजेशन और डिफरेंट प्रोसेस से गुजरा होता है। अगर आप कोई टेस्ट करो लैब में और आपको ऐसे एंजाइम्स मिले तो इसका ये मतलब है कि मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो आप लोग घरों में आया वो पैस्चराइज नहीं हुआ। ठीक है। तो ये
एंजाइम्स के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मिल्क में किसी भी फॉर्म में आप लोग को एंजाइम्स मिलते हैं तो ये आपको इंडिकेट करता है कि मिल्क की पैस्चराइजेशन नहीं हुई है। अच्छा, फिर जी क्या हुआ है बच्चे? मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, आप जरा ऊंचा बोले। मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दे। किस चीज के लिए अलाउ कर दें? क्लासेस स्टार्ट करवाने के लिए, जो कॉलेज ओपन कर रहे हैं इसके लिए? अभी अच्छा। मैम क्लास लेने के लिए मैम। अच्छा अच्छा, क्यों क्लास में स्टूडेंट्स कम है? चलो छोड़े, जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़े, अपना ही नुकसान करेगा, ठीक है ना। चले मैम आगे। यहाँ जी मैम मीटिंग में अलाउ करें बच्चों को, मीटिंग में। एक मिनट अलाउ कर। बस वही खैर दे लाओ के वो संगत पार्ट है। असल के उस 11 बजे शुरू है ना देव खलकत में बस उठ कर 11 नहीं या फिर जूम की वेटिंग रूम तलाश करना माशाल्लाह। बस एकदम नीचे अच्छा, फिर मिल्क की पीएच हमारे पास जो है वो किस रेंज में? पीएच जो मिल्क की है वो 6.6 टू 6.9 की रेंज में है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.026 टू 1.036। ये फिगर्स है, ये याद कर लें, ये दोनों आते हैं, एक एक मार्क्स क्वेश्चन होता है। मिल्क की पीएच भी पूछ लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो ऑस्पी के क्वेश्चंस में बस ये जो है याद कर लेना है, इसको उस तरह रटा करना है, इसमें कुछ समझना तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास है नेक्स्ट ये कंपैरिजन। ये कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट जो है हमारे पास मिल्क है। हम इसको देखते हैं एक दफा। अच्छा, अब हमारे पास ह्यूमन मिल्क है, काउ मिल्क है, गोट मिल्क है और कैमल मिल्क है। तो अगर हम ह्यूमन मिल्क को इन सब में देखें तो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ह्यूमन मिल्क में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फैट्स और प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन देखिए तो फैट्स जो है वो हमारे पास गोट मिल्क में सबसे ज़्यादा है, और जो है प्रोटीन्स हमारे पास ये काउ, गोट और कैमल में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो बस जो मेन डिफरेंस है ना ह्यूमन या काउ या गोट मिल्क में वो प्रोटीन्स का है। ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन जो है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मिल्क, और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। फैट्स ऑलमोस्ट एक जैसा है सब, ठीक है। तो जरा आप मैम लोग ये वैल्यू याद करने हैं हमने। नहीं, ये आपने याद नहीं करना, लेकिन जैसे कोई जर्नल आपसे पूछे ना तो एक ट्रेंड आप लोग को पता हो कि ह्यूमन मिल्क में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो है बाकी जो काउ, गोट और कैमल मिल्क है उनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। बस इस तरह आप लोग को याद हो, ये दो बातें जो जनरल एक ट्रेंड है, ठीक है। ये वैसे आता नहीं है ऑस्पी में, लेकिन अगर इनके वाइवा में कोई आपसे पूछ लेते उधर तो आप लोग को बस एक जनरली इतना सा ओवरव्यू पता हो कि ह्यूमन मिल्क में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और काउ, गोट और कैमल में भी प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं और कार्ब्स थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल साइड ऑफ मिल्क पे, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रोटीन एनालिसिस तो नहीं पढ़ा हुआ ना? अच्छा ठीक है, अब मिल्क में ना मैं तो सिर्फ आप लोग को टेस्ट के नाम बताऊंगी जो जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं और उनकी इन्फ्लुएंस क्या क्या है। फिर जब इस मॉड्यूल के बाद आप लोग का एमएसके मॉड्यूल है ना, उसमें प्रोटीन्स हम आप लोग को डिटेल से कराएंगे। अगर आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें बताना, तो हम प्रोटीन्स के साथ आप लोग को ये मिल्क के प्रोटीन्स उनके भी प्रैक्टिकल्स में करवा देंगे, ठीक है, परफॉर्म करवा देंगे,
ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन मिल्क में देखिए कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है। फैट्स तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, और प्रोटीन्स आप लोग को मैम नेक्स्ट मॉड्यूल में। जी ये ऑनलाइन क्लास, ये जो फिजिकल क्लासेस अब स्टार्ट होंगे, इसमें प्रैक्टिकल्स दोबारा होंगे? अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन तो नहीं होगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना वो हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि करवा दें मैक्सिमम। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, मतलब क्योंकि कलर चेंज वो जो आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि विद इन वीक, अगर एंड में कोर्स खत्म हो जो टाइम बच जाए ना, तो हम लोग आपको रेगुलर एक एक वीक हर जगह में करवा सकते हैं, क्योंकि फिर रिविजन चल रही होगी ना, ठीक है तो मैम। फिर उसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यस प्रेसिपिटेशन मैम, ऑफ यस। कैसीन एंड फैट, इसका क्या प्रोसीजर है? हम ये मिल्क है ना, बेसिकली आपने फिल्ट्रेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो मिल्क में जो है एक जो फिल्ट्रेशन जब भी आप करते हैं तो एक चीज होती है जो फिल्टर पेपर में रह जाती है, और एक जो है जो नीचे चली जाती है। जो फिल्टर पेपर में रह जाती है वो प्रेसिपिटेट होता है, जो चीज नीचे चली जाती है वो फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, तो जब हम एनालिसिस ऑफ मिल्क करते हैं तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपने उस प्रेसिपिटेट पे करने हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपने उस नीचे वाले पोर्शन में जो फिल्टर होके गए ना फिल्ट्रेट, उस पे करने हैं। तो सबसे पहले तो हम फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन हम क्या करेंगे कि एक मिल्क को ले लेंगे बीकर में and add 1% of acetic acid drop by drop, stir briskly till a white precipitate is formed. The precipitate consists of casein and fats. फिर उसको हम filter through a filter paper, refilter if filtrate is cloudy. The filtrate contain carbohydrates, lactalbumin, lactglobulin, inorganic constituents. Perform test separately on precipitate and filtrate. ठीक है, सबसे पहले जो मिल्क का एक्सपेरिमेंट है ना उसमें आपने फिल्ट्रेशन करनी होती है। और फिल्ट्रेशन में जो है हम एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिटिक एसिड हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हम ये जो कैसीन और फैट्स हैं इनका प्रेसिपिटेट बनाना चाहते हैं। द मोमेंट हम एसिटिक एसिड डालते हैं उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, फिर हम उन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर कर लेते हैं। जब हम फिल्टर कर लेते हैं तो ये प्रेसिपिटेट्स फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, और नीचे जो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रह जाता है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब हमारे पास प्रेसिपिटेट की कॉम्पोजिशन में कैसीन और फैट्स हैं, और जो हमारे पास नीचे फिल्ट्रेट है उसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास लैक्टोल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हम फिल्ट्रेट पे करेंगे और कैसीन वाले जो है हम ऊपर प्रेसिपिटेट पे करेंगे। अब फैट्स का क्या प्रोसीजर है? अब हमने फिल्टर पेपर में जो प्रेसिपिटेट रह गए थे, ठीक है, कैसीन और फैट्स के टेस्ट हम उस पे करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा प्रेसिपिटेट ले लेंगे फिल्टर पेपर से और उसको प्रेस करेंगे ताकि उससे एक्सेस वाटर निकल जाए। फिर हम फिल्टर पेपर को ओपन रखेंगे थोड़ी देर तो वो ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा तो उस पर ग्रीजी सा स्पॉट बन जाता है। ठीक है, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि फैट जो है वो बीच में प्रेजेंट है। तो फैट के लिए बस कुछ भी जो है रॉकेट साइंस से वही फिल्टर पेपर लेंगे, उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देना है और थोड़ी देर छोड़ना है कि वो ड्राई हो जाए। तो जैसे छोड़ेंगे तो जैसे ग्रीजी स्पॉट उस पर बन जाएगा तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि बस मिल्क में फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। फिर कैसीन जो है, क्योंकि वो प्रोटीन है तो कैसीन जो है हम उसी प्रेसिपिटेट में से लेते हैं, उसको पानी में मिक्स कर देते हैं 5 ml ऑफ वाटर, और फिर उस पर हम प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड के सब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो मैं आप लोग को इधर फ्लो चार्ट में बताती हूँ। इसके जो प्रिंसिपल्स है ना इन टेस्ट के, वो फिर हम प्रोटीन एनालिसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं बायोरेट भी पढ़ेंगे, हीट कोगुलेशन का क्या प्रिंसिपल है, उसके रिएजेंट्स क्या हैं, क्या होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इस नाम और सीक्वेंस को याद रखें। ठीक है, और कौन सा टेस्ट क्या इंडिकेट करता है। फिर जब आप लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो आप लोग को ईजी होगा प्रिंसिपल्स और सिर्फ रिएजेंट्स याद करने होंगे। बल्कि हीट कोगुलेशन तो आप लोगों ने यूरिन में थोड़ा पढ़ा भी होगा, तो वो तो इजी सा टेस्ट है। लेकिन पहले हम जो है सबसे पहले देखिए, जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में एक मेन टेस्ट होता है जो चेक करता था कि ये चीज कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, वो मॉलिशियस जिस तरह था। ठीक है, तो बायोरेट उसी तरह का टेस्ट है, ये सब ये बताता है कि ये चीज प्रोटीन है कि नहीं है। तो हम कैसीन लेंगे और उस पर हम सबसे पहला टेस्ट करेंगे, वो हम करेंगे बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट जैसे उसके रिएजेंट्स आपने डाल दिए, जो भी कर लिया, तो वॉयलेट कलर अगर आ जाते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बायोरेट टेस्ट जो है जनरल प्रोटीन का एक टेस्ट है, इससे पता चलता है कि एक चीज में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। फिर हम हीट कोगुलेशन टेस्ट करते हैं। हीट कोगुलेशन टेस्ट क्यों करते हैं? उससे हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन जो है ये प्राइमरी प्रोटीन है या ये सेकेंडरी प्रोटीन है।
ठीक है। अगर हीट कोगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो मतलब प्राइमरी प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर वो नेगेटिव आ जाए इसका मतलब प्राइमरी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसीन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन नहीं है, इसलिए जब आप कैसीन पे हीट कोगुलेशन टेस्ट करते हो तो आपके पास कोई कोगुलम नहीं बनेगा। फिर हम करते हैं अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट। जो अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट है ये जो है हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और जेलेटिन को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर ये जो अमोनियम सल्फेट है इसमें आपने एक 50% करना है, एक जो 100% सैचुरेशन वाला होता है, तो बस आप उसी में ये रिएजेंट डालते हो। ठीक है, और आपके पास प्रेसिपिटेट बनता रहता है। तो जो 50% वाला है वो पॉजिटिव होता है तो आपको पता चलता है एल्ब्यूमिन है, 100% वाला पॉजिटिव होता है तो ग्लोबुलिन, इस तरह करके होता है। लेकिन क्योंकि कैसीन जो है वो ना एल्ब्यूमिन है, ना ग्लोबुलिन है, ना जेलेटिन, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन जितने भी टेस्ट है वो कैसीन आप लोग को नेगेटिव देगा और कोई प्रेसिपिटेट उसके साथ नहीं बनेगा। फिर फ्लो चार्ट में हम तीसरा टेस्ट, ये जो यहाँ पे टेस्ट है ना, सिस्टीन, हॉपकिन कोल और ये जो टेस्ट है, ये जो है आप लोग के ये अमाइनो एसिड्स के टेस्ट हैं। ठीक है, ये आप लोग के अपने प्रॉपर अमाइनो एसिड्स के टेस्ट है। 6 टेस्ट है अमाइनो एसिड्स के, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स चेक करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले कर लोगे सिस्टीन टेस्ट। सिस्टीन टेस्ट क्या बताएगा आप लोगों को, सल्फर के लिए करते हैं कि किसी अमाइनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो जितने भी सल्फर पॉजिटिव जैसे मिथोनिन और इस तरह के होते हैं ना वो आपको सिस्टीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो कैसीन के कंपोनेंट्स में जी मैम कैसीन जो टेस्ट नेगेटिव दे रहा था वो कौन कौन से थे और क्यों थे? अच्छा, कैसीन जो है ना उसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और जेलेटिन नहीं है। ठीक है, और कैसीन आपके पास प्राइमरी प्रोटीन भी नहीं है, ये सेकेंडरी प्रोटीन है। ठीक है, ये बात फिलहाल याद रखें। फिर क्योंकि कैसीन सेकेंडरी प्रोटीन है तो इसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स होंगे ना, तो जब आप इसको हीट करके ब्रेक करोगे तो अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होंगे। तो हम अमाइनो एसिड टेस्ट करते हैं, चेक करें कि कौन से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये बात तो क्लियर है ना, समझ आ जो प्राइमरी प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन, जेलेटिन और तीसरा जो भी था ग्लोबुलिन वाला टेस्ट देती है। हाँ नहीं बच्चे, ये जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और जेलेटिन है ना, इनके अलग टेस्ट होते हैं। ये अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट है। ठीक है, सैचुरेशन जो अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट है इसमें हम कंसंट्रेशन वेरी कर लेते हैं। एक हम 50% कंसंट्रेशन बना के टेस्ट कर लेते हैं, एक हम 100% सैचुरेशन बना के टेस्ट कर लेते हैं। जो 50% सैचुरेशन है वो जब आपको प्रेसिपिटेट देता है तो आपको पता चलता है कि आपके पास एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। जो 100% सैचुरेशन के साथ आपको प्रेसिपिटेट देता है तो फिर वो ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। और इसी तरह जेलेटिन की एक और जो है कंसंट्रेशन है, तो जब आप वो टेस्ट परफॉर्म करोगे और वो पॉजिटिव आएगा, बाकी दो नेगेटिव आ रहे होंगे 50%, 100%, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जेलेटिन प्रेजेंट है। कैसीन जो है फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है और कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, उसका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जेलेटिन के साथ कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए वो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जेलेटिन वाले टेस्ट हमें नेगेटिव देगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? मैम हमारे कॉपी में लिखा है कि 50% सैचुरेशन एंड 100% सैचुरेशन टेस्ट्स अंडर द हेडिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट। मैम तो उसमें क्या लिखना होगा? उसमें देखिए आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है आपके पास प्रेसिपिटेट, दोनों में नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, 50% में लिखिए एल्ब्यूमिन एब्सेंट, 100% में लिखिए ग्लोबुलिन एब्सेंट। ओके मैम, ठीक है मैम। जेलेटिन के लिए कौन सा होगा? हाँ, जेलेटिन के लिए एक और टेस्ट है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा पहले अमाइनो एसिड्स टेस्ट पे आ जाए। आप अमाइनो एसिड में से सिस्टीन टेस्ट करोगे। सिस्टीन टेस्ट 50% सैचुरेशन पे एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, आपसे प्रेजेंट होता है बच्चे। अभी आप इसको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ये जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे ना आप लोग को डिटेल में पता चल जाएगा। अभी सिर्फ नाम, टेस्ट के नाम याद रखें। बस ये याद रखें कि अमोनियम सैचुरेशन हम क्यों करते हैं, हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, सिस्टीन क्यों करते हैं, हम सल्फर को चेक करने के लिए करते हैं। इसलिए ये याद रखें। जब हम प्रोटीन एनालिसिस में जाएंगे मस्कुलोस्केलेटल में, फिर हम जिस हमने कार्बोहाइड्रेट डिटेल से किया था ना, एक एक टेस्ट का प्रिंसिपल, उसके रिएजेंट्स का रोल,
ठीक है, वो सब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ये तो आप लोग का एमएसके डिले कर दिया ना इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, वरना एमएसके देखिए तो मॉड्यूल में पहले आता है और रेस्पिरेटरी और सीवीएस एंड में है, लेकिन ये सीक्वेंस खराब हो गई है। अगर अभी मैं आप लोगों को प्रोटीन पढ़ाऊँ तो प्रोटीन खुद 2 घंटे का एक टॉपिक है, ठीक है, और उसकी 2-3 क्लासेस अलग सेपरेट हैं। तो जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे ये सारी डिटेल जो आप लोग कंफ्यूजन ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस सिर्फ अभी टेस्ट का नाम याद रखिए और वो क्यों हम यूज करते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपी में इसी तरह लिखना, कॉपी में यही सीक्वेंस है टेस्ट की, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या प्रेजेंट है, इस तरह आप लोगों ने कॉपी में लिखना है। जिसका यहाँ पे सिस्टीन टेस्ट है ना, तो आप लोग कॉपी में जाएंगे तो कैसीन के अंदर देखेंगे तो सिस्टीन टेस्ट लिखा होगा, उधर आप यहाँ पे लिखिएगा ग्रेश प्रेसिपिटेट बन के और आगे इन्फ्लुएंस में लिखेंगे कि सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं। कॉपी में आप लोग इसी तरह लिखेंगे। जी बच्चे बोले। ये पहले से नहीं लिखा मैम? देखिए कॉपी में टेबल बना हुआ है ना, ठीक है, टेबल में ये टेस्ट के नाम पहले से होंगे। आप लोगों ने लिखना होता है कि जो है कलर चेंज क्या है और एक जगह पे होता है कि इन्फ्लुएंस क्या है आप लोग की, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ना जिसमें क्या कलर चेंज है ये आप लिखेंगे। जिस तरह आप लोग कॉपी खोल लें उसमें देखिए सिस्टीन टेस्ट लिखा होगा, उसके आगे लिखना है कि ग्रेश प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। और फिर इन्फ्लुएंस वाले पार्ट में लिखेंगे कि वो क्या बता रहे हैं कि आपके पास सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, इस तरह करके कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए हॉपकिन कोल पे आ जाए, तो जैसे यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है हॉपकिन कोल, तो कॉपी में ऑलरेडी हॉपकिन कोल की हेडिंग होगी। फिर उसके आगे आप लोग देखेंगे कि टेस्ट जैसे परफॉर्म करेंगे वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो वॉयलेट कलर जो है वो क्या है, हॉपकिन कोल क्या इंडिकेट करता है कि आपके पास ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है। अगर ये नेगेटिव हो तो ट्रिप्टोफान एब्सेंट होगा, ठीक है। फिर आप फॉस्फेट के लिए प्रॉपर एक टेस्ट करते हो मिल्क में, फॉस्फेट जो है वो आपको येलो प्रेसिपिटेट देता है मिल्क में, ठीक है। क्योंकि कैसीन क्या है, फॉस्फोप्रोटीन है, तो ये एक वाहिद प्रोटीन है जो आपको फॉस्फेट पॉजिटिव देगा। अगर आप लेफ्ट एल्ब्यूमिन लेग ग्लोबुलिन पे फॉस्फेट वाला टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो फॉस्फोप्रोटीन नहीं है। कैसीन में ये खासियत है वो फॉस्फोप्रोटीन है। तो ये येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा और वो जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं कि फॉस्फेट प्रेजेंट है। बाकी जो ये 3 और टेस्ट देखिए 6 टेस्ट है अमाइनो एसिड्स के, एक फॉस्फेट वाले और 5 जनरल अमाइनो एसिड्स के टेस्ट है। तो उसमें एक निन हाइड्रोजन टेस्ट है। निन हाइड्रोजन टेस्ट आपको बताते हैं कि अमाइनो एसिड अल्फा जो अमाइनो एसिड है ये फ्री भी हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं, जिस फॉर्म में भी हो, ये प्रेजेंट है कि नहीं उस प्रोटीन में। तो अगर ये अल्फा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते थे ना तो उसमें देखते थे ना वो कीटो शुगर है कि नहीं है, वो याद है ना आप लोगों, हम कीटो शुगर को चेक करते थे। इसी तरह प्रोटीन्स में हम अल्फा अमाइनो एसिड्स को चेक करते हैं, ये फ्री है कंबाइन, जिस फॉर्म में भी हो ये आपको रिएक्शन देगा। तो निन हाइड्रोजन टेस्ट हम करते हैं इसको चेक करने के लिए कि अल्फा अमाइनो एसिड हमारे पास है कि नहीं है। अगर अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा तो आप लोग के पास ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, जो बस इस तरह आप लोग को पता हो। ज़ेंथोप्रोटिया कैसे फिर करते हैं, फिर वो हम चेक करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और ये जो हम येलो कलर देते हैं। वैसे याद रखिए कि जितने भी कैसीन है, लेफ्ट एल्ब्यूमिन, लेग ग्लोबुलिन, ये ऑलमोस्ट सारे टेस्ट पॉजिटिव देते हैं अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। बस एक फॉस्फेट का डिफरेंट है और एक जो है वो हमारे पास सेचुरेशन टेस्ट जो है ये यहाँ पे इनमें से डिफरेंस आते हैं इनके इन्फ्लुएंस में। बाकी वो सारे टेस्ट जो है बायूरेट हो गया, उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है जिसका नाम भूल गया, ये वाला हीट कोगुलेशन, ये जो है ये नेगेटिव देते हैं ये लोग। बाकी जो है ये अमोनियम सेचुरेशन में डिफरेंस है और यहाँ पे जो ये जो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के टेस्ट है ना इनमें डिफरेंस है। बाकी ये सारे टेस्ट जो है पॉजिटिव देते हैं, फॉस्फेट में थोड़ा सा एक आध डिफरेंस है। अच्छा, फिर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये मिलन टेस्ट है। मिलन टेस्ट हम क्यों करते हैं, वो हम चेक करते हैं कि हाइड्रोबेंजीन रेडिकल है कि नहीं है, और इससे इसमें जो है रेड कलर डेवलप होता है, ठीक है। ये कैसीन समझ आ गया कि नहीं आया? मैम कैसीन इसमें से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देगा ये अमाइनो एसिड्स में? अमाइनो एसिड्स में कैसीन सारे टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है, सब के सब टेस्ट पॉजिटिव देगा। उसमें अल्फा अमाइनो एसिड भी है, उसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी है, उसमें हाइड्रोबेंजीन रेडिकल भी है, इसमें हमारे पास जो है सल्फर भी है, ट्रिप्टोफान भी है और फॉस्फेट भी है, ठीक है।
जी मैम। मैम ये सब जी बच्चे क्वेश्चन रिपीट करें, एक बंदा बोले, ठीक है? बच्चे मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा लाउड बोलो। ये आपको टेस्ट रिपीट कर दूं कैसीन के? अच्छा देखिए, अमाइनो एसिड्स के ना 6 टेस्ट हैं, ठीक है? 6 टेस्ट में से कौन कौन से आप लोग याद रखें? सिस्टीन टेस्ट है, हॉपकिन कोल्ड टेस्ट है, फॉस्फेट का टेस्ट है, मिलियंस टेस्ट है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है और निनहाइड्रिन टेस्ट है। ये 6 टेस्ट है। कैसीन जो है आपको ये 6 के 6 टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है? बस ये याद रखिए कि जितने भी अमाइनो एसिड्स के टेस्ट है कैसीन के साथ आप लोग के पास पॉजिटिव आएंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो एक्सक्यूज मी मैम, ये अर्जिनिन टेस्ट तो नेगेटिव है ना, तो उसमें हम क्या लिखे ऑब्जर्वेशन में? देखिए अर्जिनिन टेस्ट नहीं करना, ठीक है? अर्जिनिन टेस्ट आप लोग चलो वो क्रॉस कर दो। ओके मैम। अर्जिनिन टेस्ट नहीं करना, वो उसमें कॉपी में क्रॉस कर देना आप लोगों ने। मैम अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट किस लिए करते थे? बच्चे अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन हम करते ताकि हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और जेलेटिन में डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है? वो हम इसलिए करते हैं। तो मैम कैसीन के लिए इसका इन्फ्लुएंस क्या आएगा? कैसीन के लिए किसी के साथ भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा आप लोग को, क्योंकि कैसीन की कॉम्पोजिशन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन नहीं है, ठीक है? तो वो आप लोग लिखेंगे नो प्रेसिपिटेट फॉर्म और उसके साथ लिखें एल्ब्यूमिन एब्सेंट। ये अभी मैं आप लोग को अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है? वो आप लोग समझ लें, फिर आप लोग कैसीन का खुद पता चल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट में देखिए एल्ब्यूमिन ही कर रहे हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और एल्ब्यूमिन करते हैं, वो आप लोग देखें। ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन समझ लें, उसके बाद जो है फिर भी नहीं समझ आता तो फिर हम कैसीन दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है? फिर अभी हमने पढ़ा था हॉपकिन कोल्ड टेस्ट और ज़ेंथोप्रोटिक एसिड टेस्ट में क्या डिफरेंस है? ये तो ट्रिप्टोफैन तो गए एरोमेटिक अमाइनो। ट्रिप्टोफैन जो है नहीं बच्चे, जो ज़ेंथोप्रोटिक है ना, ये हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए करते हैं। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड सिर्फ ट्रिप्टोफैन तो नहीं होगा ना, और भी प्रेजेंट और भी अमाइनो एसिड एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है? ट्रिप्टोफैन की अपनी कोई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? तो हम ये चेक करेंगे कि ट्रिप्टोफैन स्पेसिफिकली प्रेजेंट है कि नहीं, हॉपकिन कोल्ड टेस्ट करते हैं। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड जनरल प्रॉपर्टी है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है? उसके लिए फिर हम ज़ेंथोप्रोटिक करते हैं, जिससे मतलब मैं आपको कहूँ कि हाँ, जैसे चलो ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब आ जाए फिल्ट्रेट पे, ठीक है? फिल्ट्रेट में जो है ना, हम लोग क्या क्या चीजें चेक करते हैं फिल्ट्रेट में? हमारे पास एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, लैक्टोज है और इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स थे, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, ठीक है? ये सब जो है फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन है, ठीक है? और हम फिल्ट्रेट में जो टेस्ट करेंगे वो हम एल्ब्यूमिन के लिए भी करेंगे, ग्लोबुलिन के लिए भी करेंगे, लैक्टोज के लिए भी करेंगे और हम लोग इनऑर्गेनिक जो है सॉल्ट्स है उनके लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन आज कवर करते हैं, जो नेक्स्ट आप लोगों की क्लास है उसमें हम वो लैक्टोज और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कवर करेंगे, ठीक है? प्रोटीन हम आज कवर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है फिल्ट्रेट पे क्या प्रोसीजर है कि हम 3 ml ऑफ फिल्ट्रेट ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे क्लोरोफिनॉल रेड इंडिकेटेड, फिर उस पर डालेंगे ऐड 2% ऑफ सोडियम क्लोराइड टिल द कलर टर्न पिंक। पिंक कलर जब आता है तो हमें इंडिकेट होता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है वो पहुंच गई है। जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आ जाती है, ठीक है, बॉयल द सॉल्यूशन फॉर 3 मिनट्स और कोगुलम फॉर्म्स, जिससे हम उसको बॉयल करते हैं कोगुलम आ जाता है। आपने देखिए ना एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन हमेशा उसके लिए कोगुलेशन टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है, which confirms the presence of lactalbumin and lacglobulin. फिल्टर दिस सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आप फिल्टर कर लेंगे उस पे हम लैक्टोज, कैल्शियम और फॉस्फेट एनालिसिस करेंगे। ये जो हमारे पास कोगुलम बना था ना, कोगुलम बच्चों, इसको हम लेंगे और इस पे हम लोग लैक्टल्ब्यूमिन और लैक्ग्लोबुलिन के टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो हम फिल्ट्रेट में से एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को अलग करेंगे पहले और फिर उसको हम पानी में डिसॉल्व करके उस पे जो है ये बाकी फिल्ट्रेट वाले टेस्ट करेंगे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के। बाकी का जो सोल्यूशन है उसमें लैक्टोज, कैल्शियम और फॉस्फेट रह जाएगा,
ये समझ आई है? ठीक है ना। तो कोगुलम हम पहले अलग कर लेंगे, कोगुलम में लेक्ट एल्ब्यूमिन और लेक्ट ग्लोबुलिन है। अब कोगुलम पे हम ये वाले टेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले आ जाए आप लोग एल्ब्यूमिन पे। एल्ब्यूमिन भी क्योंकि है तो प्रोटीन ना, तो सबसे पहले हम उस पे उसी तरह बायोरेट टेस्ट कर लेंगे। बायोरेट टेस्ट में वही वॉयलेट कलर आ जाएगा और ये इंडिकेट कर देगा कि ये प्रोटीन है। ठीक है, फिर हम हीट कोगुलेशन टेस्ट करेंगे। अब याद रखें कि प्रोटीन आपको हीट कोगुलेशन टेस्ट नहीं पॉजिटिव देता, कैसीन जो था। और जो हमारे पास एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ये हमें जो है हमेशा कोगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन है। ठीक है, तो आप कोगुलेशन करोगे तो कोगुलेशन टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है 50% किया, 50% पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। मैम जी बच्ची। मैम ये प्राइमरी प्रोटीन कोएगुलेट क्यों करते हैं इसके साथ? पीछे प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ना। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोटीन है वो जो है आराम से डीनेचर हो जाते हैं। जैसे वो डीनेचर होते हैं हीट करने पे तो कोगुलम बना लेते हैं। सेकेंडरी जो है वो इतनी इजीली से डीनेचर नहीं होता, तो वो फिर कोगुलम नहीं बना रहा होता। मैम डीनेचुरेशन के बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबल, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ब्रेक डाउन नहीं होता हीट से जब डीनेचर। हाँ, वो ब्रेक डाउन में होता है। डीनेचुरेशन में ना वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, शेप जो उसकी होती है ना, नॉर्मल शेप जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। जैसी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है ना, तो वो अपना फंक्शन लूज कर जाता है। मतलब जैसे एल्ब्यूमिन का बॉडी में जो भी फंक्शन है फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर शेप डिस्टॉर्ट होगी तो उसमें कोई चीज फिट ही नहीं होगी। जब फिट नहीं होगी, मतलब एल्ब्यूमिन तो आपको पता है ना कि जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो जो चीज अपने साथ ट्रांसपोर्ट करे उसके लिए उसकी स्पेसिफिक शेप है ना। ठीक है, अगर तो आपने एल्ब्यूमिन को हीट किया और उसको डीनेचर कर दिया, मतलब उसकी शेप खराब कर दिया, तो उसमें तो वो अब जो है चीज फिट नहीं हो रही। ये इसी तरह है कि आप बॉटल का ढक्कन है ना, और उसमें आप एक सिक्का डाल रहे हैं। अगर आप उस ढक्कन को गर्म करके उसकी शेप खराब कर दो, तो अब तो वो सिक्के की शेप का नहीं रहेगा ना। तो अगर आप उसमें आप सिक्का डालोगे वो पूरा नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैम डीनेचुरेशन के बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है, उस पे प्राइमरी स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं होता है डीनेचुरेशन का। हाँ, लेकिन कोगुलम तो वो बना लेता है ना हीट करने पे। समझ आई नहीं आई बच्चे? देखिए, हीट जैसे आप करते हो ना, तो वो जो है थोड़ा डिस्टॉर्ट होके, एक तो स्ट्रक्चरल डीअरेंजमेंट होती है जो आप कहते हो प्रॉपर बॉन्डिंग है, एक तो होती है ना वो बॉन्ड्स टूट जाएं। बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होते, शेप खराब हो जाती है। ओके मैम। एक होते हैं ना वो मेन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, अगर आप तो वो ब्रेक करो ना। लेकिन डीजेनरेशन में आप वो बॉन्ड नहीं ब्रेक करते, आप उसकी सिर्फ शेप खराब कर देते हो। ठीक है, अच्छा फिर हम जब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं वो अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट है। अब एल्ब्यूमिन जो है अमोनियम 50% सैचुरेशन पे हमें प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 50% सैचुरेशन पे सिर्फ ग्लोबुलिन आपको प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो इससे एल्ब्यूमिन जो है यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। हाँ, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, जैसे हम सैचुरेशन 100% करेंगे तो एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट बना लेगा, जो इंडिकेट करेगा कि जो है एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन जो है वो दो टेस्ट हैं, एक 50% एक 100%। जो 50% है उस पे आपको सिर्फ ग्लोबुलिन प्रेसिपिटेट देता है, और जो 100% है उस पे आपको एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट देता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो फिर हम करते हैं जेलेटिन के लिए, और जेलेटिन जो है आपको उसके साथ प्रेसिपिटेट देता है। तो हम इसको जो है डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, 50% करते हैं, 100% करते हैं, और जेलेटिन के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं। अब समझ आई है ये चीज? ये जो आप लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे थे, ये अब समझ आई है? यस मैम। ठीक है, बस ये इसी तरह करेंगे हम। ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन एल्ब्यूमिन हमें सिर्फ 100% सैचुरेशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। फिर जो है अमाइनो एसिड टेस्ट है वो उसी तरह, निन हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव देगा।
ज़ेंथोप्रोटिक जो है वो भी आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव देगा, मिलन भी पॉजिटिव देगा, सिस्टीन भी पॉजिटिव देगा। सिर्फ जो है आपको यहाँ पे एक टेस्ट नेगेटिव देगा, वो फॉस्फेट वाला है। वो क्यों? क्योंकि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है ये फॉस्फोप्रोटीन्स नहीं है, ये नॉर्मल प्रोटीन्स है, ठीक है। और कैसीन जो आपके पास फॉस्फोप्रोटीन है, तो ये याद रखिए कैसीन हमेशा फॉस्फेट टेस्ट पॉजिटिव देगा, एल्बुमिन ग्लोबुलिन उसको नेगेटिव देंगे। कोगुलेशन टेस्ट जो है वो क्या पॉजिटिव देगा? एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों जो है कोगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव देंगे क्योंकि वो प्राइमरी प्रोटीन्स है। इसी तरह एल्बुमिन ग्लोबुलिन पे आप सैचुरेशन टेस्ट करोगे तो एल्बुमिन जो है आपको 100% सैचुरेशन के साथ प्रेसिपिटेट देगा और ग्लोबुलिन जो है आपको 50% सैचुरेशन के साथ प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। अभी हम ग्लोबुलिन करते हैं ना, फिर एक दफा देख लेते हैं सारे टेस्ट के सीक्वेंस, ठीक है। वही जो है कोगुलम है वो हमने डिसॉल्व किया पानी में, उसी कोगुलम को लिया, उस पर हमने बायोरेट टेस्ट के रिएजेंट्स डाले, वो परफॉर्म कर लिया। क्योंकि प्रोटीन है तो आपको बायोरेट पॉजिटिव देगा और आपके पास वॉयलेट कलर आ जाएगा। फिर आप हीट कोगुलेशन टेस्ट करोगे, ग्लोबुलिन भी एल्बुमिन की तरह प्राइमरी प्रोटीन है तो वो कोगुलेशन आपके पास जो है वो पॉजिटिव कोगुलम बन जाएगा। फिर आप 50% सैचुरेशन जैसे ही करेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो 50% अगर प्रेसिपिटेट बने तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबुलिन अब प्रेजेंट है, ठीक है। अब 100% पे करेंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट पे करेंगे तो भी नहीं बने क्योंकि जेलेटिन भी नहीं है, एल्बुमिन भी नहीं है। और निन हाइड्रोजन टेस्ट उसी तरह सारे अमाइनो एसिड्स के टेस्ट अपार्ट फ्रॉम फॉस्फेट ये आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है। निन हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसका मतलब अल्फा अमाइनो एसिड इसमें है। ज़ेंथोप्रोटिक करेंगे वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब एरोमेटिक अमाइनो एसिड बीच में है। मिलन टेस्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव, टायरोसिन प्रेजेंट है। सिस्टीन का टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव, मतलब सल्फर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। फॉस्फेट का यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसलिए कि ये जो है फॉस्फोप्रोटीन नहीं है। और हॉपकिन कोल्ड टेस्ट जब आप करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ट्रिप्टोफैन बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। कॉपी में यार आप इसी तरह लिखेंगे इनऑर्गेनिक और ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में कर कराएंगे। अब प्रोटीन आप लोग क्या मसला है आप मुझे बताएं, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको क्लियर करते हैं। ग्लोबुलिन के लिए एल्बुमिन टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा? किस चीज का रिजल्ट? ग्लोबुलिन किस टेस्ट की आप बात करिए बच्चे? मैम ग्लोबुलिन के लिए और एल्बुमिन के लिए अर्जिनिन टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, अर्जिनिन टेस्ट आपने एल्बुमिन ग्लोबुलिन और कैसीन पे परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। तो उसको तो कॉपी में आप लोगों ने क्रॉस लगा देना है, उससे तो अपने आप को कंफ्यूज ना ही करें, ठीक है। उसको क्रॉस कर दें, ओके मैम, थैंक, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है? मैम यहाँ पे एल्बुमिन की जगह लेक्ट एल्बुमिन है तो मतलब टेस्ट भी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एल्बुमिन है और लेक्ट क्या इंडिकेट करता है? वजह ये तो सिर्फ लेक्ट हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो मिल्क में प्रेजेंट है। हम लेक्ट एल्बुमिन लेक्ट ग्लोबुलिन जो है ये इसलिए कहते हैं कि मतलब ये मिल्क का ग्लोबुलिन है, मिल्क का एल्बुमिन है, ओके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है बेसिकली है तो प्रॉपर्टीज एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की फॉलो करेगा ना। ये यूरिन में भी अगर होगा एल्बुमिन ग्लोबुलिन तो ये सेम टेस्ट है, आपको इसी तरह देगा, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ओके मैम। मैम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन सब टेस्ट की? अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो जो है इस तरह देखिए, आपने यूरिन में जो है अक्सर चेक करना होता है कि प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब कौन सा प्रोटीन आ रहा है? कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं बॉडी में जिसमें सिर्फ यूरिन में एल्बुमिन ही आता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कंडीशन है। ये जब आप आगे मेडिसिन पैथोलॉजी पढ़ोगे तो वैसे आपको सिग्निफिकेंस समझ आएगी, लेकिन कभी कभी हम पता करना चाह रहे होते हैं सबसे पहली चीज कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। अगर तो आपके यूरिन में आप यूरिन एनालिसिस का भी देखो तो प्रोटीन उसमें चेक होता है, ठीक है। प्रोटीन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी किडनी में डिसऑर्डर है, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और यूरिन में आ रहा है, ठीक है। फिर आप डिसऑर्डर की टाइप पता करना चाहते हो कि भाई किडनी के किस पोर्शन में मसला है, भाई ग्लोमेरुलस में मसला है, ट्यूब्स में मसला है, रीअब्जॉर्प्शन में मसला है, या जो है यूरिन के जो लेटर पार्ट है जो है यूरेटर या उधर का ही मसला है। फिर इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेक करते हैं कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन आ रहे हैं, भाई सारे प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन में या सिर्फ एल्बुमिन आ रहा है या सिर्फ ग्लोबुलिन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फिर जब आप क्लिनिकल पढ़ोगे तो आपको उसकी प्रॉपर सिग्निफिकेंस समझ आएगी, ठीक है ना। अब समझ आइए ये
मैम यूरिन एनालिसिस तो ठीक है, ये मिल्क एनालिसिस हम कहाँ पे करते हैं? मिल्क में अब प्रोटीन्स आपको क्यों चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मिल्क जो है, एक काउ मिल्क है, एक अब आपके पास जो है ह्यूमन मिल्क है, ठीक है, और 45 डिफरेंट मिल्क बनते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, अब जिस मिल्क में प्रोटीन नहीं होगा तो वो तो जो है ह्यूमन बॉडी नीड्स नहीं पूरी कर रहा, ठीक है। तो जब आप ये मिल्क की जो क्वालिटी ऑफ मिल्क नहीं चेक होती, जिसमें आप चेक करते हो कि मिल्क जो है अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है, वो किस बेसिस पे चेक करते हैं? वो इस बेसिस पे चेक करते हैं कि मिल्क में फैट्स प्रेजेंट है कि नहीं, मिल्क में ये वाले प्रोटीन्स हैं कि नहीं, ठीक है। मिल्क में इसकी ये सिग्निफिकेंस है। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? चलो बस ये अभी हम इधर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का दोबारा मिल्क का प्रैक्टिकल है, उसमें आप लोग जो है ये लैक्टोज के टेस्ट रिवाइज कर लोगे और साथ में जो है ये इनऑर्गेनिक टेस्ट, ठीक है।